जब भी कोई लड़ाई होती है, ये सिर्फ आर्मी या नेवी या एयरफोर्स नहीं लड़ती है, ये पूरा देश लड़ता है। आप याद रखें कि ये जो लड़ाई है, ये 12,000 से 18,000 की हाइट में लड़ी गई। वहाँ क्या उस समय हमारे जो देश के सर्वोच्च नेता, हमारे सेनापति, उनके बीच में मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में किस तरह की डेलिब्रेशंस हुआ करती थी? तो उस समय के जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो खड़े हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि सर, मुझे दुख है कि मैं अपने टास्क में फेल हो गया। लेकिन वाजपेयी जी तो वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1 मिनट के बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, कहते आप चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने एक कविता की पंक्ति सुनाई, क्योंकि पाकिस्तान का आपको एम समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए था कि पाकिस्तान का एम क्या था। हमें धीरे धीरे सब पता चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायर संवाद का नया अंक। यह कारगिल की लड़ाई का 25वां बरस है। ठीक 25 बरस पहले भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में घुस आए पाकिस्तानी घुसपैठियों को हटाने के लिए ऑपरेशन छेड़ा हुआ था। 3 मई को हमारे पास पाकिस्तान के घुसपैठियों के बारे में कश्मीर के लोकल गडरियों ने हमारी सेना को सूचना दी। उसके कुछ दिन बाद हमारे कैप्टन सौरभ को पाकिस्तानी सेना ने सौरभ के कुछ अन्य सिपाहियों के साथ बंदी बना लिया, जिनका कई सारे दिन बाद उनकी डेड बॉडी, टॉर्चर डेड बॉडी हमें मिली। 11 मई को भारतीय थल सेना ने पहली बार वायुसेना से MI-17 और अन्य एयर सपोर्ट की मांग करी। 14 मई को रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं कि वे 48 घंटों के भीतर सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। और 26 मई को, यानी कि 15 दिन बाद, भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस में जुड़ पाई। उसके बाद की कहानी हम सबको पता है कि हमने 500 से अधिक अपने सैनिक खो दिए। लेकिन 25 बरस बाद भी कई सारे प्रश्न हैं जो इस कारगिल की लड़ाई पर मंडराते रहते हैं। मसलन, हमारे पास इंटेलिजेंस की सूचना इतना देर से क्यों पहुंची? थल सेना और वायुसेना के बीच शुरुआती दिनों में समन्वय क्यों नहीं हो पाया? और जब कारगिल रिव्यू कमेटी की जब रिव्यू कमेटी का गठन हुआ तो उसके सामने कई सारे लोगों ने गवाही दी, उनमें से कुछ संवेदनशील गवाहियां हमने क्यों छोड़ दी? वो रिपोर्ट में क्यों जगह नहीं बना पाई? और रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में रखी गई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? ऐसे और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल MC भंडारी, जो इन दिनों कारगिल लड़ाई के दौरान डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ करते थे, नई दिल्ली की आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड थे। इस पूरी लड़ाई की रणनीति को बहुत ही करीब से बनते बिगड़ते देख रहे थे और PMO को नियमित ब्रीफ किया करते थे। भंडारी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर ये बताएं कि जिस समय घटित हो रहा था, ये लड़ाई चल रही थी, हमारे मिलिट्री ऑप्स रूम में क्या हो रहा था? उस समय वहां क्या चर्चाएं थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 25 साल कारगिल ऑपरेशंस को हो गए हैं और तब से लेकर अब तक सुरु और द्रास नदियों में बहुत पानी बह चुका है। लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन द सुरु एंड द द्रास रिवर। जो इंट्रूजन हुआ था पाकिस्तानी सेना, जिसको हम दुष्ट सेना के रूप में जानते हैं, द रोग आर्मी, इनके जो पहला इंट्रूजन था वो 3 मई को नोटिस किया गया था। और वो भी नोटिस किया गया एक शेफर्ड ने, ताशी नमजाल ने, यालदोर सेक्टर में, बाटलिक एरिया में, और उसकी खबर तब सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई। उसके बाद से लेकर आज तक, यानी कि आज की तारीख जो है 12 तारीख है, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आज के दिन से ही हमने टोलोलिंग की लड़ाई शुरू कर दी थी। 12 जून से। इट इज ए वेरी हिस्टोरिक डे। 12 जून में ही टोलोलिंग, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 25 साल पहले हमारे ट्रुप्स इस लड़ाई के लिए शुरू हो गए थे। और
जून की सवेरे 6 बजे उन्होंने टोलोलंग की पहाड़ी को कैप्चर कर लिया था। तो इस बीच में यानी कि 3 तारीख से लेकर और आज तक बहुत कुछ हुआ। इतना सब कुछ हुआ कि आप ये समझिए कि इतने फोर्स इंडक्ट की गई, इन्फेंट्री डिवीजन इंडक्ट किए गए, आर्टिलरी यूनिट्स इंडक्ट की गई, एमिशन डैम्स स्थापित किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में मेडिकल, आपके एयरफोर्स के स्क्वाड्रन आगे भेजे गए, श्रीनगर में भेजे गए और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हेलीकॉप्टर लगाए गए, ट्रूप्स को एक्लिमेटाइजेशन किया गया। आप याद रखें कि ये जो लड़ाई है ये 12,000 से 18,000 की हाइट में लड़ी गई। तो और हमारे ट्रूप्स को लड़ने का अनुभव नहीं था इस तरह से पहले हमारे पास। देखिए हमारे ट्रूप्स को अनुभव है एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, तो भारतीय सेना का कोई विश्व में सानी नहीं है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपको इस हाइट के लिए उनको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। अगर आप कल ले भी जाते हैं तो पहले 24 घंटे आपको बिस्तर में सुला के रखते हैं, क्योंकि बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी होती है। तो जो भी ट्रूप्स वहां गए उनको पहले 8-10 दिन एक्लिमेटाइज करना आवश्यक है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके रिकॉनेसेंस, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको प्लानिंग के मुताबिक होते हैं, उनको आप रेकी करते हैं, आप जमीन में रेकी करते हैं। जैसे सौरभ कालिया साहब का आपने जिक्र किया, वो भी रेकी के लिए गए थे। और इस तरह की एरियल रेकी होती है, आपकी हेलीकॉप्टर रेकी होती है, आपके फिक्सिंग एयरक्राफ्ट की रेकी होती है। और उसके अलावा बहुत कुछ काम होता है कि जो जब आप किसी अटैक में जाते हैं तो उसके पीछे पूरा आप देखिए कि पूरा राष्ट्र है। जब भी कोई लड़ाई होती है, ये सिर्फ आर्मी या नेवी या एयरफोर्स नहीं लड़ती है, ये पूरा देश लड़ता है। तो आज तक मतलब आप लगाइए कि 3 मई से लेकर आज तक ये सब कुछ हो रहा था और ये निर्णय लिया गया था कि हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे। ये निर्णय ले लिया गया था कि सबसे पहले हम इन इलाकों में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। ये निर्णय ले लिया था कि हम पहले द्रास को इलाके में, टोलोलिंग को और बाकी पहाड़ियों को कैप्चर करेंगे, फिर हम यालदोर सेक्टर बाटलिक में जाएंगे, फिर हम कक्सार में जाएंगे जहाँ की आपका ये कारगिल टाउन और उसकी पहाड़ियाँ हैं, और अंत में हम मस्को एरिया में जाएंगे। तो ये प्लानिंग चलती रहती है और ये इस समय तक ये सब कुछ हो रहा था। सर ये बताएं कि चूंकि आप पीएमओ को ब्रीफ कर रहे थे, मिलिट्री ऑप्स रूम में उस समय आपकी उपस्थिति रहा करती थी, तो वहाँ क्या उस समय हमारे जो देश के सर्वोच्च नेता, हमारे सेनापति, उनके बीच में मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में किस तरह की डेलिब्रेशंस हुआ करती थी? देखिए आपको पता हो कि जो सर्वोच्च हमारी कमेटी है, दैट इज कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिसी अफेयर्स, जिसको CCPA आप सिक्योरिटी बोलते हैं जी। तो इसकी 3-4 बैठकें ऑलरेडी हो रही थी जब तक ये कंप्लीट खत्म हुआ था। तो इन बैठकों में जो भारत के शीर्ष स्थल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, एक ग्रुप होता है, ये सब बैठ के मंत्रणा करते हैं कि भाई अब राष्ट्र में ये खतरा है तो अब क्या किया जाए, इसमें हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सब मंत्रणाएं वहां पर हो रही थी। तो सबसे पहले जब ये कार्रवाई होती है और इस जो कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिसी अफेयर्स के जो प्रिजाइड करते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, वो कर रहे थे। तो क्या उस कमेटी की मीटिंग्स में यह मसला उठता था कि हमारे पास ये सूचना इतनी देर से क्यों पहुंची? हाँ देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूँ जी। कि जब भी कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिसी अफेयर्स या सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो सबसे पहले एक कस्टमरी है, इट इज कस्टमरी कि सबसे पहले जो इसका आगाज होता है या शुरुआत होती है वो इंटेलिजेंस के चीफ करते हैं। ये कस्टम है। तो उस समय के जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो खड़े हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि सर मुझे दुख है कि मैं अपने टास्क में फेल हो गया। खैर एनीवे, अब सवाल ये नहीं है कि कौन है, क्या व्यक्तिगत क्या है, सवाल ये है कि इट वाज ए इंटेलिजेंस फेलियर, नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाट इट इज। तो वहां पर क्या हुआ कि एकदम से सुनसानी छा गई।
भारत का प्रधानमंत्री वहां बैठा हुआ है, कैबिनेट कमेटी पूरी बैठी है, जो सब के शीर्ष के लोग बाग वहां बैठे हुए हैं। तो अब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे 1 मिनट तक तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। अगर आप एक पिन भी वहां पर फेंक देते तो पिन की भी आवाज आती है। लेकिन वाजपेयी जी तो वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1 मिनट के बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, कहते आप चिंता मत करो, अब जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने एक कविता की पंक्ति सुनाई, बीती बात विसार के आगे की सुध ले। और उनका इतना कहना था कि वहां पर सब में एक स्फूर्ति का आह्वान हुआ। सब लोग के मन में सोचते भाई लीडर हो तो स्ट्रेटेजिक लीडर ऐसा होना चाहिए। बस फिर कहानी शुरू हो गई, फिर मंत्रणाएं शुरू हुई। लेकिन इसके बारे में तो बहुत कुछ आ चुका है, प्रेस में भी और दाहिने बाएं किताबों में भी लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस की तो भारी चूक हुई थी इसमें। क्योंकि आपने अभी पीएम का जिक्र किया, उस समय के जो हमारे वायुसेना प्रमुख थे टिपड़े साहब, उन्होंने लिखा है कि वे जब उन्हें वायुसेना के ऑपरेशंस का ऑर्डर मिला तो वो एलओसी पार करना चाह रहे थे, लेकिन पीएम ने स्ट्रिक्टली कहा था कि नहीं, आप एलओसी पार नहीं करेंगे। तो उस समय आपको प्रधानमंत्री के इस निर्णय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी कि हमें एलओसी पार नहीं करनी है? और आज 25 बरस बाद जब आप मुड़कर देखते हैं तो उस निर्णय को आप किस तरह देखते हैं कि हमने एलओसी पार नहीं की क्योंकि पीएम ने हमसे ये कहा था? इसके काफी बड़े पहलू हैं। देखिए, इस पर बड़ी मंत्रणा हुई। हमारे जितने शीर्ष स्थल के मंत्री थे, विजय मिश्रा जी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फर्नांडिस साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री खुद थे, चीफ थे, नेवल चीफ थे, एफओ चीफ थे, सब लोग बैठे हुए थे। और उस बीच में भारत ने पूरे विश्व में ये बता दिया था कि जो पाकिस्तान है वो ये ट्रुप्स जो हैं इसी के ट्रुप्स हैं, आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में डेलिनेट हो गई थी और ये सुचेतगढ़ में हुई थी। तो ये एक डिसीजन, सबका सामूहिक डिसीजन था कि पूरे विश्व का अगर हमें सपोर्ट लेना है तो हम वही काम करें जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया कि हम इस रोग आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे खदेड़ देंगे। और मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से आज इतने साल के बाद भी कि 128 किलोमीटर के जो फ्रंट था ये कारगिल का, ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। क्योंकि देखिए, अगर आप एक राष्ट्र के प्रति लड़ाई करते हैं, मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट दिया था अभी कुछ समय पहले कि ये राष्ट्र लड़ाई करता है, ये सिर्फ एक आर्मी लड़ाई नहीं करती है, नेवी एयरफोर्स लड़ाई नहीं करती है। तो हमारा मुद्दा उस समय इंटरनेशनल बॉर्डर में नहीं था, क्योंकि हमारी आज भी लड़ाई देखिए, आज के दिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी 3 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं हमारे ऊपर। ये जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के साथ, ये रोग आर्मी के साथ हमारी पहले से चल रही है। तो ये निर्णय लिया गया, बिल्कुल सही निर्णय था। आज इतने साल के बाद भी मैं समझता हूं कि पूरे विश्व ने हमारा साथ दिया है। बल्कि मैं जब यूएस में भी था और मैं 47 सेनाओं के सीनियर ऑफिसर्स के साथ था, सब ने हमारी वाहवाही की। कहते भाई अगर आदर्श सोच हो तो भारत की सोच हो, भारत की सेना को हो। तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सही था, क्योंकि इस तरह के हमारी हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। क्योंकि पाकिस्तान का आपको एम समझना चाहिए, पहले क्या आपका ये समझना चाहिए था कि पाकिस्तान का एम क्या था। हमें धीरे धीरे सब पता चल रहा था, इसलिए इसमें कोई बहस ही नहीं हुई, इसमें कोई बहस नहीं हुई कि हम एलसी के अलावा भी कहीं जाएंगे। कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सर एक बात और कि ये तब तक के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा अवसर था जबकि एटम बम या न्यूक्लियर पावर से लैस दो सेनाएं लड़ रही थी। हम जानते हैं कि इससे पिछला अवसर था जब सोवियत संघ और चाइना के बीच में 1960 के दशक में उनके बॉर्डर पर झगड़ा हुआ था। तो भंडारी साहब, क्या कोई संभावना थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की छाया के तले जो युद्ध चल रहा था, क्या वो कभी नाभिकीय युद्ध में परिवर्तित हो सकता था? क्या ये संभावना नजर आती थी? और अगर थी तो आप लोग उसके लिए निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे थे उस समय? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक तरफ रूस की बात कर रहे हैं, एक तरफ चाइना की बात कर रहे हैं,
और हम कर रहे हैं भारत की और ये पिछली कंट्री पाकिस्तान के बीच में। और दूसरी बात, हमने इनकी जब ये जो मुशर्रफ चीन में थे तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से बात की थी रावलपिंडी में, मोहम्मद अजीज खान से। तो हमने इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट पकड़ ली थी, आपस में क्या बात हो रही, तो पूछ रहे थे वो एक दूसरे से कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। सो वी हैड कॉट देयर ब्लफ, हमने उनकी झूठ पकड़ ली थी। तो हमें मालूम था कि पाकिस्तान में कोई दम नहीं है, बिकॉज ये जो मुद्दा था इट वाज ओनली रेस्ट्रिक्टेड। उनका देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड, फर्स्टली ये जो प्लान मुशर्रफ ने बनाया था उनको भी बताया था, तो बेनजीर भुट्टो ने उनको भगा दिया था, कहते कि बकवास प्लान है, इट इज नॉट, आई विल नॉट एग्री। उसके बाद ये क्या उन्होंने किया था कि ये मियां नवाज शरीफ को ओनली टू टेक हिज इन प्रिंसिपल ओके बताया था। नवाज शरीफ आज तक भी यही कहते हैं पूरी दुनिया में कि मुझको मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन विजय के बारे में, जिसको क्यों अल बदर बोलते हैं, पाकिस्तान में इसका नाम है अल बदर, ये मुझे नहीं बताया था। तो कहने का मतलब ये था कि आप यकीन करेंगे, यकीन मानेंगे कि एक प्लान आप बना रहे हैं जिसको सिर्फ 4 लोग जानते हैं वहां पर। कौन जानते हैं? मुशर्रफ, दूसरा उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अजीज खान, तीसरा इनके डीजीएमओ, उसका नाम है उस टाइम मेजर जनरल तौकीर जिया, जो मैं उनको अच्छी तरह जानता था क्योंकि सियाचिन टॉक में हमारी बातें होती रहती थी। जीओसी 10 कोर, क्योंकि ये 10 कोर के इलाके में आता है, और एफसीएनए जिसको हम बोलते हैं फोर्स कमांडर नदर्न एरिया, क्योंकि ये तमाम ट्रुप्स जो है नदर्न लाइट इन्फेंट्री वगैरह के। इनके अलावा आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की के एयरफोर्स चीफ को और पाकिस्तान के नेवल चीफ को और किसी को मालूम नहीं था। आज आप पाकिस्तान की किताबें पढ़िए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ आज लिख रहे हैं, उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि एक शर्मनाक लड़ाई मुशर्रफ ने की जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को शर्मनाक होना पड़ा। तो हमें तो मालूम था ये झूठ बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियर तो सवाल ही नहीं है। वो तो दुनिया को ये बता रहा था कि ये मुजाहिदीन है। जब हमारी डीजीएमओ की हम हर बातचीत होती है, आपको शायद मालूम हो कि एक हॉटलाइन है बिटवीन डीजीएमओ दिल्ली एंड डीजीएमओ पाकिस्तान। तो मैं वहीं बैठा रहता था डीजीएमओ के साथ, तो वहां गए, कारगिल गए, अब प्रेस को ब्रीफ किया इधर उधर। तो वो यही बोलते थे कि साहब आप क्या बात, जनाब जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारे हैं ही नहीं, हम जानते नहीं कौन है। और कहते हैं कि हमारा इनके ऊपर कोई वही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, मुजाहिदीन होंगे, अगर ऐसा है तो हम देखेंगे। सो वी न्यू इट वाज अ ब्लफ, ये सब झूठ था। सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग बॉदर्ड अबाउट एनी न्यूक्लियर थिंग और नॉट। बल्कि मैं आपको अभी बात बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान की हार निश्चित हो गई तो मुशर्रफ ने फेस सेविंग के लिए मियां साहब को लेके उन्होंने कहा लेट्स गो टू यूएसए टू मीट क्लिंटन। और जानते हो 3 तारीख को गए पाकिस्तान, और 4 तारीख 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो क्लिंटन ने पहले तो उनको मिलने से मना कर दिया, कहते हैं कंट्री इज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, आई हैव नो टाइम टू मीट यू एंड मुशर्रफ। पर चलो ठीक है, 10-15 मिनट उनको होटल में बातचीत हुई, एंड द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड देम इज गेट आउट ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। That was all. That was the meeting was held for 10 minutes and they came back. So my point to you is there was no question of anything, of any nuclear. This कहीं कोई कुछ सवाल ही नहीं है। Secondly, I will also like to tell you, हमारी मिसाइल बोट ने कराची हार्बर में आग लगा दी थी। There was nothing that they could do, and we were very sure, we knew our input, everything was there. There is no question of a nuclear sort of a face over. पाकिस्तान बोलता रहता, पाकिस्तान अभी ये बोल के जुमला उसने छोड़ दिया। अदरवाइज 20 साल पहले जब मैं अमेरिका में था तो अमेरिकन के बड़े दोस्त थे, तो उनको भी यही बोलते थे कि कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, दिस वाज ए पॉइंट दे यूज्ड टू टॉक। अब नहीं बोलते वो लोग, अब बिल्कुल नहीं बोलते। सर आपने पाकिस्तान की काफ़ी सारी बातें की भंडारी साहब, लेकिन हम अगर अपने भीतर देखें, अपनी सेनाओं के कंडक्ट को उस समय अगर गौर करें, तो हम देखें कि थल सेना और वायु सेना के बीच में समन्वय की कमी लंबे समय तक बनी रही। हालत यह है कि जब युद्ध खत्म हो गया तो दोनों ही सेनाओं के प्रमुख
मलिक साहब और टिप्पणी साहब, इन दोनों ने अपनी अपनी लिखा अलग अलग जगह पर, और जो वर्जन्स एकदम अलग हैं। ऐसा लगता है कि दोनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना, एक दूसरे पर लगभग दोषारोपण कर रही हैं कि देरी आखिर क्यों हुई। वो मुझे बताएं कि आखिर क्यों हुआ कि 11 मई को थल सेना मांगती है एयर सपोर्ट और वो 26 मई को जाके मिल पाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये बातें हुई तो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे वहीं पर। ये सब जो बातें हुई, टिप्पणी साहब जो बैठे थे, मैं पीछे बैठा था, डीडीजी मोहतरमा डीजीएमओ बैठे थे, बाकी सब लोग बैठे थे। तो प्रश्न ये नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। इट वॉज ए पॉइंट ऑफ व्यू गिवन बाय द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल टिप्पणी। उनका कहना यह था कि आज मैं अगर एयरफोर्स अपना फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट डाल देता हूं तो पहली बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को सीधी लाइन तो है नहीं। आई विल नाउ एक्सप्लेन द होल थिंग टू यू। जी, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट आपने कहा ना अभी, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हमारे कम दर्शकों को पता हो पाई है। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बात सही है, बिकॉज वंस यू गो यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज दे, अब देखिए हमारे एयरक्राफ्ट भी बड़े बढ़िया बड़े एयरक्राफ्ट थे हमारे। 3 तो बिग एयरक्राफ्ट थे, मिग 21, मिग 23, मिग 29। उसके बाद फिर हमारे मिराज 2000 था, फिर आपके पास जागुआर था। तो उनका कहना वो था कि अगर मैं अपने इनको एकदम ले जाता हूं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। जी, तो वहां पर उनको ये कहने का पॉइंट था, एंड आई क्वाइट एग्री इन दैट वे। बट व्हाट वी टोल्ड लेटर ऑन इज कि देखिए, नाउ इट इज वॉर, बिकॉज दे हैव ऑक्यूपाइड अप टू 8 किलोमीटर। 4-5 इलाके हमारे जहां इंट्रूजन किया उन्होंने सबसे जो बड़ा इंट्रूजन किया था वो 7-8 किलोमीटर अंदर तक कर दिया था हाइट में। तो नाउ देन प्राइम मिनिस्टर हैड टू इंटरवीन, एंड therefore there was a gap up to 26th May was the first time when the Indian Air Force made use of the aircraft. And let me tell you something, the work done by the Indian Air Force is unparalleled in the world. They really wiped out the administrative camps. Like there was a famous camp at Munthodalo. This used to supply all the khana, pina, ration, medical, everything of these people. In one swipe, the Indian Air Force destroyed the whole thing and all their logistics. So it was done with a design. Now, another thing that happened is we were looking for attack helicopter. Now, attack जो मिसाइल हमारी थी उस टाइम में Mi-17 में लगी थी, तो वहां पर थोड़ा डिस्कशन हुआ हमारे बीच में। तो हमने ये कहा था कि भाई दे हैव कम इनसाइड 7-8 किलोमीटर, तो वी आर नॉट क्रॉसिंग द एलसी, सो एटलीस्ट Mi-17 जो मिसाइल है उनको आपको हमको दे दीजिए। सो दैट वाज अ लिटिल डिले एंड इट वाज सॉर्टेड आउट, देयर नो डाउट, देयर वाज नो लड़ाई, नो मनमुटाव, नथिंग लाइक दैट। इट वाज अ व्यू पॉइंट, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, that's why the government of India had to put Subramaniam committee later on. That's why that was the birth of the Chief of Defence Staff. They said, भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, there should be one point advisor to the government of India. I hope you are getting me what I am trying to tell you. मैं ऐसे बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि उस समय चूंकि इन दोनों सेना प्रमुखों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी कि किसकी बात मानी जाएगी, इसलिए यह तय किया गया धीरे धीरे कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जो सारे डिफेंस रिलेटेड इशू पर जिसका अंतिम स्वर हो, जिसका अंतिम निर्णय हो सके। जिस वजह से कि अगर कोई आगे ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास ऐसी स्थिति ना हो कि 15 दिन तक हमारी दोनों सेना यही तय नहीं कर पा रही है कि अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। Let me also tell you today at what is happening on ground. Now we are going to have very soon the theater commands. Now, when we are having the theater commands, that also is a joint operation that will be done. But the Army, Navy, and Air Force, depending along the geostrategic configuration of the nation. In South Asia, or wherever we are asked to or called upon to do it. So this is all started from that time. सर, हमें समझाएं कि थिएटर कमांड का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से कारगिल से निकला है। नहीं, ये थिएटर कमांड का तो यह है कि इसमें सब कुछ अभी देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि हमारे देश की जो
पूरा we have got all, on the west you got Pakistan, then you got China, then north you got Nepal, you got Bhutan, Sikkim, Bangladesh, Myanmar, and south, you got a big sea line to defend. You got Sri Lanka. So, it will depend again. The theater command जब बनेंगी तो ये depend करेगा कि which is it more pointed towards the infantry, or so in that case you will find more of will be the army and the Air Force, and there are certain areas will be where the army, Air Force and Navy will work together. So this is all being done now. This is all being done, but it all started off that time. You're very right. It all started off that time because we realized that it's high time all the forces need to be integrated. आपने अभी कारगिल रिव्यू कमेटी की बात की, जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं फिर से वहाँ लौटूंगा। रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन ने 10 साल बाद कहा था कि यह कितने दुख और अफसोस की बात है कि यह रिपोर्ट संसद में पेश हुई लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई। और उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनेता हैं, वो राष्ट्रीय सिक्योरिटी के इशू को लेकर ना तब चिंतित थे ना आज चिंतित थे। इस पर आप क्या देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने साल मैंने फौज में रहा। मैं धर्म, वर्ग, राजनीति, जात पात से बहुत दूर रहा हूँ। अब ये लोग क्यों नहीं करते, ये आप उन्हीं से पूछिए। मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि राजनीति वाले क्यों नहीं करते। पर डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में और जिस तरह का हमारा लेआउट है, हमारा लेआउट अमेरिकन सिस्टम में नहीं है। देखिए, अमेरिका ने पूरे विश्व को कमांड में बांटा हुआ है। जैसे एक मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, भारतवर्ष जो है ये पेकॉम में आता था, पैसिफिक कमांड। आज उन्होंने इंडिया को का मन रखने के लिए वर्ल्ड पैसिफिक को निकाल दिया है। इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक कमांड। आप समझ रहे ना, इसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ है, और ईस्ट में पूरा जो चाइना ये वो सब कुछ लगा हुआ है। तो उनके जो बॉस हैं वो 4 स्टार जनरल होते हैं, तो वो डायरेक्टली दे टॉक टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनका डायरेक्ट इस तरह की चीज होती है, वो डिसीजन खुद लेते हैं। सिंह सीधा रिंग करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट और सिंह को बोलेगा। उनके चीफ को पता भी नहीं चलता है टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि चीफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। हमारा जो सिस्टम है वो आप देखेंगे, चीफ है, फिर हर चीफ के बाद है, फिर इस तरह की जो चीजें हैं, ओल्ड सिस्टम है। तो हो सकता है अगले कुछ समय में वी विल आल्सो कम अप स्ट्रेट एंड टॉक टू द पीपल कंसर्न। थिएटर कमांड को भी हम हो सकता है बाद में इतनी इंडिपेंडेंस दे दें किसी हद तक कि आप डिसीजन लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर आप हमें रेफर कीजिए। हम कारगिल पर फिर से लौटते हैं। कारगिल पर काफी सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे सबसे बड़े सेनापतियों ने किताबें लिखी हैं। मुझे याद आता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा था कि लगभग जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वह ऑथर ने अपने आप को, अपने पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए लिखी है। केवल वह एक सम्यक दृष्टि से, एक तटस्थ दृष्टि से कारगिल का आकलन करने के लिए नहीं लिखी गई है। ऐसा लगता है कि तमाम जनरल हैं, एयर मार्शल्स हैं, वो अपने अपने व्यू पॉइंट को प्रस्तुत कर रहे हैं केवल वो। मैंने भी काफी कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ किताबें मैंने भी लिखी हैं। अब देखिए, ये पीएचडी वालों के लिए मैंने किताब लिखी थी। ये आपको ये कारगिल विजय वाली किताब दिखाई दे रही है आपको? जी जी जी, कारगिल विजय, मुशर्रफ का झूठ, कुछ जुड़े हुए मुद्दे। जी हाँ, मुशर्रफ की झूठ और कुछ जुड़े हुए मुद्दे। ये पीएचडी वालों ने मुझसे कहा था कि साहब आप लिखिए, हम इसमें वो करना चाहते हैं। मैंने लिखी किताब। उसके पहले एक किताब मैंने और लिखी थी, ये आप देखिए, सॉल्विंग कश्मीर। जी। तो उसके अलावा बाकी लोगों ने, जो वहाँ के कमांडर थे और 2 चीफ थे, और बाकी जो मैं किताबें मैंने पढ़ी हैं। देखिए, कोई भी बुक जो है, जब आप उसके बारे में लिखते हैं, उसके प्लस माइनस पॉइंट तो आते हैं। मैं अभी तक कोई ऐसी किताब मैंने देखी जिसके रिव्यू में कोई अपना मन न बोले। तभी तो बोलते हैं ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप समझे ना?
तो अगर लेखक ही कुछ ना लिखे किसी चीज के बारे में तो फायदा कुछ नहीं है। क्रिटिक क्रिटिक क्या लिखे, सवाल यह है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी फॉर द हेक ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इसलिए मैं कम से कम नहीं तो 20-25 किताबें मैं आज भी देख रहा हूँ, 2-4 किताबें लगातार आती जा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इतने सालों के बाद जो किताबें आती हैं, दे लैक द ट्रूथ, क्योंकि पीपल हैव फॉरगॉटन। 25 साल में तो एक जनरेशन खड़ी हो गई था। 25 साल अच्छा, इज अ एक लॉन्ग बात टाइम। बताएं सर, 25 साल की बात आपने की तो यह पहली लड़ाई थी और उम्मीद है जी कि ऐसा कभी नहीं हो जो हमारे ड्राइंग रूम में आ रही थी। हम जी इसको जी अपने टीवी पर देख पा रहे थे। जी जब सारी घटनाएं, सारे ऑपरेशंस कारगिल की पहाड़ियों से टीवी पर अनफोल्ड हो रहे हैं, तो जी। मिलिट्री ऑप्स रूम में क्या स्थिति थी? आप इसका आकलन किस तरह करते थे? क्या ये किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई दुविधा, कोई असहज स्थिति आपके सामने प्रस्तुत करता था कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं जब इस वॉर के साथ संबंधित था, मैं भारतीय सेना का प्रतिनिधि भी था, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। तो हर शाम को 3 बजे हमारा जो मीडिया रूम था, वहां पर कम से कम 150 आपके प्रेस रिपोर्टर्स आते थे। उन 150 में से 50-60 फॉरेन रिपोर्टर्स आते थे। तो वो 3 बजे हमारा हमारा टाइम होता था, 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक तो रोज ब्रीफिंग होती थी, उनको बताया जाता था। और हमने ये बेस्ट टाइम समझा कि ये लड़ाई को हम अपने लोगों के घर ड्राइंग रूम तक ले जाएं, ताकि पूरा भारत वर्ष देखे कि उनकी सेनाएं क्या कर रही हैं। क्योंकि हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद वो हमारे सिद्धांतों की विजय थी। ये हम लड़ जो रहे थे सिद्धांतों के ऊपर लड़ रहे थे, इसलिए हमारी वाहवाही हुई। देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये मीडिया में हमने क्या क्या किया था उस टाइम, क्या आप देख रहे हैं? जी ये पाकिस्तानी आर्मी दिस एडवेंचर इन कारगिल। जी ये बेसिकली a sordid tale of an army caught in a cobweb of lies। ये जो हमने बनाई थी, ये बनाई थी फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स के लिए। I used to brief foreign correspondents separately, and I am telling you, let me be very frank, this was the second one I had made and we gave it to them. Pak army planned for intrusion। तो हम ये चाहते थे कि अभी भारतीय सशस्त्र सेना है, भारतीय सेना विश्व की नंबर 2 सेना है साहब। भारतीय वायु सेना इतनी बड़ी है। मैंने कहा भारत का हर एक व्यक्ति को पता तो चले हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम जीते इसको, तो बड़ी वाहवाही हुई पूरे विश्व में हमारी। क्योंकि इसलिए जो अब मैं इसमें फिर वापस पलटना चाहूंगा, इसलिए हमने अपना फोकस जो है एलसी के अलावा कहीं नहीं रखा। तो सर, आप संकेत कर रहे हैं कि ये डेलिब्रेट था कि टेलीवाइज्ड हुआ? ये आर्मी की इच्छा के अनुकूल हुआ, अनुरूप हुआ कि हम पूरे अपने ऑपरेशंस को हम बैटलफील्ड से, रणभूमि से उसको लाइव दिखा सकें, अपने टीवी पर दिखा सकें? आर्मी चाह रही थी ऐसा? इट वाज डेफिनेटली बाय डिजाइन। मैं कितने प्रेस रिपोर्टर्स को अपने हेलीकॉप्टर में ले जाता था। आप पूछिए, आज जो आपके सीईओ के शॉर्ट के हैं, वो का मैं नाम नहीं लूंगा, तो मुझसे बोलते हैं सर थोड़ा हेलीकॉप्टर में घुमाइए। मैंने कहा आइए बैठिए। इट वाज बाय नहीं, आप नाम डिजाइन, बता व्हाई नॉट? सकते हैं। यू के आप नाम बता सकते हैं, आप नहीं नहीं, चाहें ऐसा तो। कुछ नहीं है, बट कोई बात नहीं, बड़े मैं जी नाम नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन उनको भी मन में जोश था। देखिए, ऐसा नहीं, उनको भी मन में था कि भारत लड़ रहा है, तो वो फिर रिपोर्टिंग करते थे। और फिर हम सब लोग बैठते थे बाद में, और 3 बजे की जो हमारी ब्रीफिंग होती थी, इसके लिए मसौदा तैयार करते थे। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल थिंग डन। आई थिंक लेकिन इट वॉज अ वंडरफुल। इसके बावजूद शुरू के 25-30 दिन तक हमारे पास सूचनाओं का अभाव था, प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव था। जो ब्रीफिंग्स और थी, इस समय तक डिनायल था कि कुछ हुआ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि 14 मई को रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 48 घंटे में बाहर निकाल देंगे हम उन लोगों को। तो हम अंधेरे में भी थे, कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा गया था देखिए, मीडिया को। ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आज भी आप देख रहे हैं, अभी हमारा इलेक्शन हुआ इतना बड़ा, इलेक्शन के बीच में आपने दुनिया भर के स्टेटमेंट सुने लोगों के बोलते हुए, हर चीज तल पे भी और दाने पे भी। अब वो बिल्कुल क्वाइट हो गए। कुछ स्टेटमेंट होते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, जहां तक मैंने देखा है। उस समय तक ये चीजें पता नहीं चल रही, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये
जून के प्रथम सप्ताह तक हमारी कैजुअलिटीज लगातार हो रही थी। मैं आपको इसलिए अभी बताना चाहता हूँ, मैं एक काम और करता था, क्योंकि हम सोते नहीं थे, हमने 2-2.5 महीने नहीं सोए, तो मुझे वहां पर जाना पड़ता था पाला में। हमारे जो ऑफिसर जेसीओ जोआर की डेड बॉडी आती थी, उनको रिसीव करना, उनके फैमिलीज को भेजना, तो एक काम वो भी करना पड़ता था हमें। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जो 15-20 दिन थे, ये प्लान कुचक्र जो था ये मुशर्रफ का था। आप समझिए इस बात को। जी मुशर्रफ ने ये कुचक्र चलाया था। उसने देखिए, उसने ये कहा था कि भाई देखो, दुनिया को ये बताओ कि ये फौज नहीं है हमारी, पाकिस्तान आर्मी थोड़ी है ये। उसने ये कहा था कि जो 150 किलोमीटर का जो फ्रंट है, और जो 1972 के बाद जो डेलिनेट हुई, इससे जाड़ों में लोग आ जाते थे, हमारी पोस्टें भी पीछे आ जाती थी, उनकी भी आ जाती थी। उन्होंने कहा आप इसमें बैठ जाओ जाके, क्योंकि दो चीजें हो रही थी। पहली बात ये थी कि हमने उनको सियाचिन से खदेड़ दिया था। 1984 में ले जाना चाहता हूं मैं आपको। 1984 में जब ये लोग अपने एक्सपीडिशन वगैरह लेके आने लग गए थे, तो हमारे ब्रिगेडियर एन कुमार ने अपने एक्सपीडिशन में इनकी चीजों को देखा वहां पर सियाचिन एरिया में। तो गवर्नमेंट ने एकदम ऑर्डर दिया कि सियाचिन ग्लेशियर को आप पकड़िए। तो हमने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर किया, सल्तोरो हाइट को। तो पाकिस्तान और सल्तोरो हाइट को जो कैप्चर किया, तो वहां पर एसएसजी की जो ट्रूप थे, वो मुशर्रफ एसएसजी का था, कमांडो का। तो उसके मन में तब से एक ये प्रतिशोध की भावना थी। और वैसे भी वो दिल्ली का रहने वाला है, वो मुहाजिर है वो। So he wanted to become a good, he wanted to become a good Muslim. So he had all sort of things against India. तो एक मन में उसकी खुंदक ये भी थी। और दूसरा, उसने कहा कि अभी ये मौका है, और एक तो सियाचिन का बदला लेना है। दूसरी बात ये क्या था कि जो हमारे इस इलाके में गैप से काफी 150 किलोमीटर के गैप थे बीच बीच में उनका। यहाँ अपने मैं बोलूंगा दुनिया की, यहाँ पर मुजाहिदीन बैठे हैं, लेकिन भेजेंगे वो नजर लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को, फौजियों को, जो हमने पोल खोल दी बाद में उनकी। तो ये चीजें हुई। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब चीजों से पता चल गया था बाद में कि वस्तु स्थिति जमीन में क्या है। सर, एक आखिरी, अब हमें एक प्रश्न और है मेरे पास। कारगिल की लड़ाई के 3 लेसन्स जो भारतीय सेनाओं ने सीखे। देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ आज आपको कि विश्व में कोई ऐसी सेना नहीं है। मैं काफी समय तक विदेशी फौजों के साथ काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। वो आश्चर्य करते हैं कि भारतीय सेना 12,000 से 18,000 की नुकीली पहाड़ियों में किस तरह से इन्होंने इनको फतेह किया। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में हमारे बराबर कोई भी सेना नहीं है। और जहां से मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, उस इलाके में कभी अमेरिकन ट्रूप सीखने आते हैं, कभी फ्रेंच ट्रूप सीखने आते हैं, कभी अफगानी जाते हैं, कभी नेपाली जाते हैं। इस तरह के सब कुछ चीजें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हमसे सीखते हैं। हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन जो है, इंडियन आर्मी के बराबर किसी को जानकारी नहीं है विश्व में। तो हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर कहीं कुछ कभी भी हाई एल्टीट्यूड में कुछ हो तो हम तैयार हैं। आज देखिए, हमारे 65,000 ट्रुप्स 2020 से लेकर बैठे हुए वहां पर लद्दाख में, 65,000 ट्रुप्स। तो ये और कोई सेना ये काम नहीं कर सकती। और जितना बड़ा मनोबल हमारी भारतीय सेना का है, मुझे गर्व है कि आज मुझे रिटायर हुए काफी साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी ऐसा लगता है मैं फौज में ही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जितना मनोबल भारतीय सेना का है, भारतीय वायुसेना का है, भारतीय नौसेना का है, वो किसी का भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमको हमेशा हमको ये तैयार रहना पड़ेगा कि हम 24 घंटे तैयार रहें। बिकॉज इफ यू वांट टू विन अ वॉर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। प्रिपेयर्ड फॉर वॉर मीन्स आपको 24 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई पुराना एडेज है, वो बोलते हैं टू सेव ब्लड वॉर यू हैव टू स्वेट इन पीस। तो ये एक बड़ा भारी लेसन है हमारे लिए, जो कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं लगातार कर रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी साहब इस चर्चा के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि 25 बरस बाद हमारे शासक वर्ग, हमारे राजनेता, वे समझेंगे कि किसी भी लड़ाई के बारे में समझने का, उससे अनुभव लेने का, उससे पाठ लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि उस लड़ाई से संबंधित सभी दस्तावेजों को, जुड़े सभी सच्चाइयों को, सभी अध्यायों को विमर्श के लिए जनता के सामने खोल दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जी बताएं। ये बहुत आवश्यक बात है, शायद आपको पता नहीं हो। देखिए, जब टाइगर हिल को हमने कैप्चर कर लिया था 10 तारीख को, तो ये उससे पहले पाकिस्तानी सेना भागना शुरू हो गई थी। तो मुशर्रफ ने मियाँ साहब को बोला कि भाई अभी क्लिंटन के पांव पकड़ लो। तो वो क्लिंटन को लेके चले गए थे अमेरिका में। तो क्लिंटन ने उनको 10 मिनट का समय दिया होटल में, वापस आए। जब वापस आए तो उस दिन हमने टाइगर हिल को भी कैप्चर कर दिया था। तो मेरे सामने की बात है, प्रधानमंत्री ने, हमारे वाजपेयी जी ने फोन से बात की नवाज शरीफ से। उन्होंने ये कहा कि भाई आपका तो गेम खत्म हो गया अभी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज पता नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता है जी कि जब हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने मियाँ साहब को बताया कि भाई आपका गेम खत्म हो गया है और आपके लोग भाग रहे हैं, तो अपने डीजीएमओ को आप वाघा बॉर्डर में भेजो। एंड मैं अपने डीजीएमओ को भेजता हूँ। तो हम 11 तारीख की सुबह सुबह दिल्ली से रवाना हुए, सुबह 6 बजे 11 जुलाई को। जी हाँ, वहाँ से टेक्निकल एरिया से, और सीधा अमृतसर लैंड किया। वहाँ से हेलीकॉप्टर तैयार था हमारे लिए, और सीधा हम वाघा बॉर्डर पहुंचे। तो जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मुझे एक कुर्सी में बाहर बैठे हुए बीएसएफ पोस्ट के बाहर, क्योंकि उस तरफ पाकिस्तानी इलाका है, तो वहाँ से मैंने उनको देखा, अपने तौकीर जिया को। तो मैंने कहा क्या हाल है आपके, यहाँ सिगरेट पे सिगरेट फूक रहे हो, क्या बात है? कहता है यार मुझे जूते खाने के लिए मियाँ साहब ने यहाँ भेज दिया। मैंने कहा ऐसा कीजिए, अब बहरहाल जो भी है, आप अपना एक डेलीगेशन बनाइए, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आपको कुछ बताना है, वी हैव टू टेल यू समथिंग। तो उनको ले गए साहब हम अंदर। तो उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 घंटे हमारे साथ रहे, उन्होंने सिर ऊपर नहीं किया अपना। और उनको जब डीजीएमओ ने डिटेल ऑर्डर दिए कि आप काक्सर, मशको, द्रास और बाटलिक, इन 4 इलाकों से तमाम जो ट्रुप्स आपके आए हुए थे उनको ताकीद दें कि 15 तारीख की शाम तक ये 1500 मीटर जो है अपने अपने इलाके में वापस चले जाए, और कोई ऐसी चीज ऑब्स्टेकल ना लगाएं, माइन ना लगाएं, और कोई फायर ना करें। तो उन्होंने सल्यूट किया, कहता यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और उसके बाद भोजन किया उन्होंने और वापस चले गए। तौफीक ने। हाँ हाँ, वापस चले गए और चले गए। तो मैंने तौफीक दिया को बोला, मैं कहा चलो अब तो ठीक है यार, तो भोजन वोजन कर दो, अब जाओ। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि काफी मायने लगाई, जिससे हमारे ट्रूप्स को बहुत नुकसान हुआ। उन लोगों ने ये ऑर्डर नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, या पता नहीं क्या बात थी, तो उससे हमारी काफी कैजुअलिटी हुई। तो हमने फिर एक निर्णय लिया एमओ में कि अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो जो इनके बचे खुची भी इलाके थे, हमने उनको पूरा वी स्वाइप द होल एरिया। हमने कहा ये इन्होंने जब हमारी बात नहीं मांगी, ये एक ऐसी सेना है जो कि किसी की बात नहीं मानती है, जैसे रोग आर्मी। सो देन वी वेंट हेल फॉर लेदर। एक तरफ तो हम उनकी डेड बॉडीज को बरी कर रहे थे, अपनी डेड बॉडीज को छोड़ के ये चले गए अपने। एक तरफ हम वो कर रहे थे ह्यूमैनिटेरियन जॉब, दूसरी तरफ ये इस तरह का काम कर रहे थे। तो तब हमने 25 तारीख की शाम को और सुबह 6 बजे 26 को पीएमओ को बताया, वाजपेयी जी को, सर अभी सब कुछ खाली हो गया है। तो तब 26 तारीख को हम ये विजय दिवस मनाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तौकीर जिया हमारी बात मानते तो ये 11 तारीख की बात है, मैं एक हफ्ता और दे रहा हूँ, तो विजय दिवस 17 या 18 को हो सकता है। हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक।
लेकिन एक रोग आर्मी है, वी आर डीलिंग विद अ रोग आर्मी, यू कांट ट्रस्ट देम, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इन जे.एन.के. व्हाट इज हैपनिंग, सी कटरा में क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं कहीं, सो यू हाउ कैन यू ट्रस्ट देम। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल भंडारी। लेकिन मैं अंत में ये भी कहूँगा कि कारगिल विजय दिवस है, हमें अपने सैनिकों के शौर्य पे गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके जो जड़ है, जो नींव है, वो हमारी अपनी इंटेलिजेंस फेलियर में है। अगर हम सतर्क होते तो शायद हमारी सीमा में पाकिस्तानी घुसपैठ नहीं कर पाते। तो ये हमें भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। देखिए, अब आप ये बात करते हैं, अब आप देखिए लड़ाइयाँ जो आपकी अफगान वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, और बीच में राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुई, तो इस तरह की ये जो है चूक तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा था, ये मुशर्रफ का प्लान था, ये उसने अपने किसी को नहीं बताया था। आप यकीन कीजिए, एक सेनाध्यक्ष जो है वो 4 आदमियों को बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ और किसी को नहीं मालूम है। तो ये एक ऐसी चीज थी, यह निश्चित रूप से ये जो है इसका बारे में पता चलना चाहिए था, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं पता चल जाता, कार्य ठीक है, हमारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन याद रखें आप, इसमें हमारे वी लॉस्ट 527 पीपल। हमारे जो जितने जो हमारे जितने भी ऑफिसर, जेसीओ और अदर रैंक थे, तो शहीद जो हुए 527, और 1363 लोग को जो वुंडेड थे, उनको गोली लगी या किसी और वो तरह बच से। सकती थी जान है। मेरा अभिप्राय ये था कि अगर हम सतर्क होते, सजग होते, तो इनमें से कई जानें बच सकती थी। देखिए, ऐसा है कि अब मैं ये कहना तो अब मुश्किल है, ये सब हाइंडसाइट है, हाइंडसाइट की बातें हैं। ये कोई भी बात, अब जैसे पाकिस्तान में है, देखिए आप, पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई उनके 4000 पीपल हैव डाइड, 4000, ये उनके, बल्कि, और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लड़ रहे थे दे वर ऑल कैनन फॉडर्स, वो सब शिया थे, शिया। That's why one of the reasons why they didn't do the burial of these soldiers who belong to Northern Light Infantry. तो मैं समझता हूँ कि जो लड़ने का एक्शन है वो दूसरी बात है, उसमें कोई कोई कमी नहीं रही। और जिस तरह के मल्टी प्रोंग अटैक हम लोगों ने किए इस मुश्किल में, दुनिया में इसका कोई भी सानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी साहब। धन्यवाद, जी धन्यवाद। जी जी जी। उम्मीद है कि हम कारगिल और अपनी सामरिक नीति को इसी तरह समझते रहेंगे, उस पर हम आत्मचिंतन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।